हाँ तो दोस्तों फिर आ गया और आज फिर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो लगभग 99% सबके साथ बीता होगा, जो बचपन में किए हैं आप। जब स्लेट और पेंसिल चला करता था, लिखने वाला स्लेट जो आता था मिट्टी का कि गिर जाए तो टूट जाता था। तो आइए उसी को लेके आप की कुछ यादें ताज़ा करते हैं, आप लोगों की कुछ यादें ताज़ा करते हैं और सुनिए, देखते हैं कैसा अच्छा लगेगा। कि 5वीं तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे। 5वीं तक घर से तख्ती लेकर स्कूल गए थे। स्लेट को जीभ से चाट कर अक्षर मिटाने की हमारी स्थायी आदत थी। स्लेट को जीभ से चाट कर अक्षर मिटाने की हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव तो कुछ खास नहीं था, लेकिन जितना भी था हमने पेंसिल का पिछला भाग, पेंसिल जो लिखने वाला आता था ना उस समय नटराज का, तो पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा कर मिटाया था। पढ़ाई का जो तनाव था तो पेंसिल को चबा चबा के मिटाते थे उसका तनाव। हाँ, कि पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा कर मिटाया था। स्कूल में टाट पट्टी की अनुपलब्धता में, स्कूल में जो बैठने के लिए तो कुछ मिलता नहीं था उस समय, टाट पट्टी जो कुछ नहीं था, बस नीचे बैठना होता था। तो स्कूल में टाट पट्टी की अनुपलब्धता में घर से बोरी का एक टुकड़ा बगल में दबाकर, कांख में दबाकर, स्लेट उसी में रखकर, हमारी दिनचर्या की आदत थी स्कूल लेके जाने की। पुस्तक के बीच विद्या, पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, हम चालाक हो जाएंगे, हम तेज हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था कि मोर का पंख रखने से हम काफी चालाक हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, फर्स्ट आएंगे। पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, फर्स्ट आएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कक्षा 6 में पहली दफा हमने, उस समय क्या था कि 5वीं तक तो सब हिंदी और मैथ ही पढ़ते थे। हमारे यहाँ क्या था कि इंग्लिश 6वीं कक्षा से शुरू होता था। जब 6 में जाते थे तब ABCD पढ़ाया जाता था। तो कक्षा 6 में पहली दफा हमने अंग्रेजी का अल्फाबेट पढ़ा। तो कक्षा 6 में हमने पहली बार अंग्रेजी का अल्फाबेट पढ़ा और पहली बार ABCD देखी, कैसे होता है A to Z तक, कि पहली दफा हमने ABCD देखी। यह बात अलग है कि बढ़िया स्मॉल लेटर बनाना हमें 12वीं तक भी न आया था। ये बात सही है कि बड़े अक्षरों में तो ABCD लिख लेते थे, लेकिन स्मॉल में जो लिखा जाता था वो 12वीं तक गए तभी भी कुछ कमी था। A का ऐसे पाई होता था, तब B का थोड़ा टेढ़ा होता था, तो D का थोड़ा ऐसे होता था, वो समझ में नहीं आता था। मेरे साथ ऐसा होता था, हुआ है, शायद आप लोग के साथ भी हुआ हो। कपड़े के थैले में किताब कापियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। कपड़े के थैले में किताब कापियां जमाने का विन्यास मतलब एक साथ तह बतह रखने का जो आइडिया था वो हमारा कौशल था। एक कपड़े का छोटा सा थैला होता था, उसी में नीचे कापी, फिर किताब, फिर ऊपर से घोड़ा भी रख लेते थे बैठने के लिए। साइड में एक औजार में पेंसिल और कलम भी, कंडा, स्याही सब रख लेते थे। अब पता चलता था अगर स्याही गिर गया तो पूरा सत्यानाश। तो ये हुआ था कि
कि कपड़े के थैले में किताब कापियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा में बस्ते बंधते थे, हर साल जब पास होते थे तो नई कक्षा में जाते थे तो नए बस्ते मिलते थे और नई किताबें कापियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो हर साल जब नई कक्षा में हर साल जब नई कक्षा में हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कापी किताबों पर जिल्द चढ़ाना। अब जिल्द चढ़ाना मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। जिल्द चढ़ाना मतलब नए पेपर से, नए रेपर से, या उस समय बहुत सारी चीज़ें आती थी, उसको नए ढंग से मढ़ देने का कि नया लगे, ताकि टीचर देखे तो ये ना कहे कि पुराना किताब से पढ़ रहा। अपनी एक अहमियत बढ़ाने के लिए नए पेपर से लाके या नई चीज़ें जो उस समय बहुत चीज़ें आती थी उससे मढ़ देते थे ताकि नई लगे कापी किताब। तो हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताब पर जिल्द चढ़ाने हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। और हमारे लिए एक उत्सव भी था। नई भले पुरानी किताब हम खरीदे हैं किसी और से अधिया पर, बटैया पर, लेकिन जब अपने पास आता था तो उस पर नया रैपर चढ़ाते थे कि एकदम कोई देखे तो ये कहे कि नहीं नया है। ये हमारा उस समय का मतलब उत्सव था। उस समय जब करते थे तो बड़ा खुशी होते थे कि 6 से 7 में गए हम, और 7वीं का किताब कापी हम लेके पढ़ेंगे, तो बड़ा उत्सव होता था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी। माँ बाप कहते थे चलो गया पढ़ने गया, फिक्र था न था वो तो उस समय का अपने को भी नहीं पता था कि फिक्र है कि नहीं उनको, लेकिन बिना फिक्र किए तो स्कूल भेजेंगे नहीं, फिक्र तो जरूर होगा। हाँ, तो माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, और न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सरकारी स्कूल था, गांव के मास्टर आते थे पकड़ के लेके जाते थे। उस समय पढ़ने वाले भी कम थे और पढ़ाने वाले थे टीचर लोग अच्छे अच्छे, तो जनसंख्या भी कम थी उस समय। तो अभी उस समय क्या था, प्राइवेट स्कूल भी नहीं था, सरकारी स्कूल ही ज़्यादा थे। तो उस समय हम लोग पढ़ने जाते थे, जिनके घर के बच्चे नहीं जाते थे, गांव के टीचर थे तो ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, मार के ले जाते थे। आज तो इतने प्राइवेट स्कूल हो गए हैं कि बच्चों का जितना वजन है उससे डबल वजन उनके बस्ते में रहता है। बहरहाल माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र ही नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनके जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। सालों साल बीत जाते पर कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं था, न कोई टीचर कभी माता पिता को स्कूल में बुलाता था। जो होता था लड़के बच्चे इतने डरते थे, हम लोग इतने डरते थे टीचर थे कि जो वो कहते थे वो करना पड़ता था, नहीं तो घर जाते तो मास्टर तो जो मारे वो मारे ही, घर जाने के बाद माँ बाप के हाथ से जो लात घुसा खाते अलग ही। वो जो मम्मी की चप्पल 100 की स्पीड में जब गाल पे पड़ती ना, आए है तो सटाक से दूसरे दिन तक तो साटे उखड़ जाता है। ठीक है, तो माता पिता के कदम स्कूल में न पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे। दोस्ती भी उस समय अजीब थी। साइकिल एक होती थी, चलाने वाले 10, बैठने वाले भी 10। पहले कैंची चलाते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे तब सीट पे बैठते थे। और कुछ तो दोस्त थे कि पहले ढगराना सीखते थे, कि साइकिल दोनों हैंडल पकड़ के पहले ढगराएं, पहले संभालना सीख जाए, तब जाके कैंची चलाते थे। तो लाइन है कि एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं है। ये सब अब याद नहीं है, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं, कुछ धुंधली सी यादें हैं। वो साइकिल भी पुरानी हो गई, अब सब तो साइकिल कोई दिखता ही नहीं है, सबको फुर बाइक चाहिए। स्कूल में पीटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। जब मास्टर जी कुछ ना लिखने पढ़ने पर मुर्गा बना देते थे तब हमारा ईगो कोई परेशान हमको नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है।
स्कूल में पीटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो कभी हमें परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। जो पिटता था वो भी खुश है, जो पिटता था वो भी खुश था। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, या पीटने वाला इसलिए कि वो हाथ साफ करे। हम लोग तो क्या करते थे, जब पता चलता था कि आज मार खाना है तो हाथ को धूल में लपेट लेते थे। और टीचर जब मारते थे ये होता था कि ये था दिमाग में कि धूल में लपेट लेंगे तो चोट कम लगेगी। लेकिन ये नहीं पता था कि एक बार मारेंगे टीचर, अगर हाथ से धूल झड़ा तो 4 डंडे के बजाय 8 डंडा हो जाता था। तो ये हुआ है, अगर धूल जरा सा भी गिरा तो 4 के बजाय 8 डंडा, तो पिटना फिक्स था। तो ये दृढ़ विश्वास ये था हमारा कि धूल लगा लेंगे हाथ में तो चोट हमको कम लगेगी। तो यही था कि पिटाई हमारे दैनिक जीवन के सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पिटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, और पिटने वाला इसलिए कि खुशी से हाथ साफ हुआ, कि चलो आज हाथ साफ कर लिया। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम गिरते, संभलते, संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। आज हम गिरते, संभलते, सीखते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है, हम दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकत ने पाला है। हम सच की दुनिया में हैं। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। कपड़े क्या होते हैं? कपड़े की सिलवटें जब बिगड़ जाती है ना, तो उसको पहन के कहीं जा नहीं सकते बाहर। ठीक उसी तरह जब कुछ नाते रिश्ते हैं जब बिगड़ जाते हैं तो फिर बनाने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे कपड़े प्रेस करने के बाद सही होता है, उसी तरह बड़ा प्रेस करना पड़ता है रिश्तों। तो कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना प्रारंभ झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। अपना संघर्ष, अपने ख्वाब को देखते हुए, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको देखते हुए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी ये ख्वाब है हमारा कि हमारा घर हो, हमारा ये है वो है। जो जिसको जितना मिला है आज उतना और ख्वाहिश कर रहा है। जिसको जितना मिला है उतना और वो ज्यादा की ख्वाहिश कर रहा है। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे, शायद और ज्यादा पाने की चाहत ही हमें जिंदा रखे। वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं है। हमने जो बचपन में जीवन जी के आए हैं, न खाने की चिंता, न पढ़ने का फिक्र, न टेंशन, न कुछ। अब बिंदास खाते पीते थे, पढ़ते थे अच्छे से। हाँ, तो वही लाइन है कि शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उनके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक समय थे। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर एक समय थे हम। वो समय अब लौट के नहीं आएगा। और आजकल के बचपन का जमाना वो फिर दौर नहीं आएगा। पहले जो बच्चे थे, जो हम लोग के समय में जब पढ़ने जाते थे बिंदास जाते थे।
आज का ज़माने आज के समय के बच्चों को देखिए जो पढ़ने जाते हैं कैसे जाते हैं। मतलब झोले जितना लड़के का वज़न है उससे डबल ट्रिपल वज़न हो गया है झोले का। प्राइवेट स्कूल एक मॉल बन गया है, प्राइवेट स्कूल एक मॉल बन गया है। वहाँ पे कॉपी किताब से लेके जूता चप्पल मोजा ड्रेस सब कुछ स्कूल प्रोवाइड करा रहा है और पैसा डबल से ट्रिपल करके अभिभावकों से वसूल रहा है। पैसा डबल से ट्रिपल करके अभिभावकों से वसूल रहा है। न जाने कब ये सिलसिला खत्म होगा और फिर वो बचपन का जमाना लौट आएगा। न जाने कब ये सिलसिला खत्म होगा और फिर वो बचपन का जमाना क्या लौट आएगा। क्या वो बचपन का ज़माना फिर लौट आएगा जो बच्चे आज के पढ़ने के लिए खेलने के लिए समय निकालते थे, वो आज फिर से वैसा समय आ पाएगा? क्या वो समय फिर से आ पाएगा? देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।